वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे विभवमापी के अनुप्रयोगों की और इसी कड़ी में आज अपने नेक्स्ट अनुप्रयोग की बात करने वाले हैं जो होगा अपने पास अल्प प्रतिरोध की गणना। ओके, तो अपने पास ये जो डेरिवेशन है अल्प प्रतिरोध को अपने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इससे पहले जो अपने कल वाली जो दूसरी डेरिवेशन थी जिसमें हमने आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर की गणना की थी, तो यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होगा 99% बच्चों को कि जब भी अल्प प्रतिरोध की डेरिवेशन पूछी जाती है वो गलती से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर देते हैं, या आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पूछा जाता है तो वो अल्प प्रतिरोध ज्ञात कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों का प्रतीक चिन्ह है वो सेम है। अल्प प्रतिरोध को भी अपने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और आंतरिक प्रतिरोध को भी हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया था। इसी विरोधाभास के कारण कुछ बच्चे वो इस डेरिवेशन को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखोगे इस चीज़ का विशेष रूप से, कहीं भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि इसका विद्युत परिपथ किस प्रकार का होगा। विद्युत परिपथ किस प्रकार का बनेगा। विभवमापी है जिसमें दो परिपथ होते हैं, एक तो हो जाएगा ए और बी तार। विभवमापी तार हो गया, किसका बना होता है ये, मैग्नेन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। प्राथमिक परिपथ में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे लगा होगा एक सेल जिसका विभव बल आप कैपिटल ई मान लो, यहाँ कुंजी के लगा होगा और यहाँ लगा होता है धारा नियंत्रक RH। ऐसी कुछ व्यवस्था होती है। ये हो गया प्राइमरी सर्किट यानी कि प्राथमिक परिपथ। अब द्वितीयक परिपथ में हम उस युक्ति या सेल को लगाते हैं जिसके लिए हमें विभवांतर वगैरह ज्ञात करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई प्रतिरोधक होगा उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उस प्रतिरोधक को अपने परिपथ द्वितीयक परिपथ में संयोजित करने वाले हैं। तो जरा गौर से देखना बात को, ऐसा एक सर्किट बनेगा, यहाँ एक प्रतिरोध लगा होगा, यहाँ भी एक प्रतिरोध लगा होगा और सुविधा अनुसार यहाँ लगा दिया जाता है धारा नियंत्रक RH। ऐसा कुछ सिस्टम होता है। ये जो प्रतिरोध होता है वो होता है कैपिटल R, ये जो प्रतिरोध होता है वो होता है स्मॉल r, यानी कि यहाँ पे स्मॉल r है वो अल्प प्रतिरोध माना जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक अन्य सेल लगा होता है जिसका विभव बल आप कैपिटल ई मान लो, इसको आप EP नाम दे दोगे। प्राइमरी सर्किट के लिए सेल है ना, इसलिए आप इसको EP मान लो और ये हो जाएगा E विभव बल का कोई सेल। इसको आप यहाँ इस प्रकार से संयोजित कर दो, तो ये अपने पास एक सर्किट तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें गैल्वेनोमीटर वगैरह संयोजित करने हैं, तो यहाँ हम यूज करेंगे द्विमार्गी कुंजी। किसको यूज करोगे, द्विमार्गी कुंजी को, जिसका हम पहले से जिक्र कर चुके हैं पीछे की क्लास में। या मध्यवर्ती भाग में द्विमार्गी कुंजी के हमेशा मध्यवर्ती भाग में गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, जिसका संबंध जो कि जे की सहायता से इस तार से होता है, मैग्नेन या कॉन्स्टेंटन के तार से होता है। अब क्या होगा, इसका एक टर्मिनल तो ये हो गया द्विमार्गी कुंजी का, दिस इज सेकंड एंड नाउ थर्ड। तो ये जो पहला टर्मिनल होता है, ये ऊपर वाला 1 नंबर टर्मिनल, ये यहाँ अटैच होता है। एक प्रतिरोध के बाद एक टर्मिनल संयोजित हो गया, दूसरे टर्मिनल पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और दूसरे प्रतिरोध के बाद ये तीसरा टर्मिनल संयोजित हो गया। ऐसी सिंपल सी एक व्यवस्था होती है। तो इस व्यवस्था को दोबारा देख लो, हमने किया क्या है, हमें जिस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हम द्वितीयक परिपथ में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रतिरोध कैपिटल R लगा हुआ है, एक प्रतिरोध स्मॉल r लगा हुआ है, और द्विमार्गी कुंजी का पहला टर्मिनल एक प्रतिरोध के बाद और तीसरा टर्मिनल है वो दूसरे यानी कि दोनों प्रतिरोध के पश्चात जुड़ेगा। ऐसा करने पर एक्चुअल में बनेगा क्या, जैसे ही आप 1 और 2 टर्मिनल के बीच में डॉट लगाते हो, कहाँ लगाते हो, टर्मिनल 1 और 2 के बीच में डॉट लगाते हो, तो कौन सा परिपथ काम आएगा, फिर यहाँ से चल दो इस प्रकार से, 1 से फिर 2 पे आएंगे, गैल्वेनोमीटर से होते हुए इस प्रकार एक परिपथ बन जाएगा। मतलब उस परिपथ में स्मॉल r प्रतिरोध काम नहीं आएगा। लेकिन जब आप 2 और 3 के बीच में डॉट लगा दोगे तो ये ऊपर वाला जो आपको भी नज़र आ रहा है सर्किट, ये काम नहीं आ रहा है। 2 और 3 के बीच में यदि आप डॉट लगा देते हो यहाँ पे इस प्रकार से, तो परिपथ कौन सा बनेगा, फिर
परिपथ बनेगा ये, कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर गैल्वेनोमीटर जो कि जैसे होते हुए इस प्रकार से एक सर्किट बनेगा। इस बार सर्किट के अंदर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों ही प्रतिरोध हैं वो काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले वो पता होना चाहिए कि हम कहाँ डॉट लगाएंगे तो कौन सा प्रतिरोध वहाँ पे प्रभावी होगा, काम आएगा। चलो भाई, अब अपने बात करेंगे आंतरिक प्रतिरोध की। तो सबसे पहले आप करोगे क्या कि आप 1 और 2 के बीच में डॉट लगा दो, यानी कि स्विच ऑन कर दिया 1 और 2 के बीच में। इस कंडीशन में होगा क्या कि इधर से भी करंट तो आ ही रहा है, ये ई सेल है, इससे प्रवाहित होने वाली धारा को आप कैपिटल आई मान लो। भी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप जो कीजिए को बारी बारी ए और बी पे टच करवाओ। ए पे टच करवाने पर गैल्वेनोमीटर विक्षेप एक तरफ, बी पे टच करवाने पर विक्षेप दूसरी तरफ बी की ओर चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सर्किट है वो बिल्कुल सही है। और मान लिया अपना सर्किट सही है तो हम क्या करेंगे, जो कि जे को धीरे धीरे मूव करवाएंगे। मान लो जब हमने इस पॉइंट सी पर जो कि जे को टच करवाया तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 प्राप्त हो गया, यानी कि गैल्वेनोमीटर में संतुलन की अवस्था प्राप्त हो चुकी है। उस कंडीशन में ए से लेके सी तार तक की जो लंबाई होगी, ये लंबाई विभव मापी तार की संतुलित लंबाई होगी। इसको अपने L1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब L1 लंबाई है वो संतुलित तार की लंबाई है, या यूँ कह लो संतुलित लंबाई है। उस केस में AC तार का विभवांतर कितना होगा, चित्रानुसार AC तार का विभवांतर, तार का विभवांतर हम जानते हैं कितना होता है, क्या होता है, x L होता है, लेकिन संतुलित लंबाई यहाँ पे L1 है तो VAC बराबर क्या बन जाएगा, x इंटू L1 बन जाएगा। ओके, यहाँ जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो 0 कर दिया, मतलब संतुलन की अवस्था आ गई, तो भाई कैपिटल R प्रतिरोध में से धारा जरूर प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है उससे लगातार I मान की धारा प्रवाहित हो रही है और वो इस सर्किट में है, और इस सर्किट में कैपिटल R भी आ रहा है, तो इस R के अंदर से भी करंट फ्लो हो रहा है। इस इतने भाग में देखो, ऊपर वाले सर्किट की यदि मैं बात करूं ना, तो इतने भाग में करंट कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा, बाकी इसके अंदर करंट फ्लो है वो 0 रहेगा, और नीचे वाले सर्किट में लगातार I मान की धारा प्रवाहित होती रहेगी। इस बीच वाले सर्किट में करंट 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो संतुलन की अवस्था में है। तो फिर इतने भाग में करंट फ्लो क्यों होगा, क्योंकि ये जो भाग है वो नीचे वाली परिपथ में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें करंट लगातार इस सेल के द्वारा फ्लो होता रहेगा। ओके जी, अब आप क्या करोगे, VAC। अब ये VAC किसके बराबर होगा, तार के सिरों पे जो भी विभवांतर होता है वो सामने लगी युक्ति के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होता है। सामने यदि सेल लगा हुआ है तो सेल के सिरों पे जो भी विभवांतर होगा उसके बराबर बन जाएगा। सामने यदि अन्य कोई युक्ति लगी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, तो प्रतिरोध के सिरों पे जो भी विभवांतर होगा उसके तुल्य x इंटू L1 बन जाएगा। मतलब इसका विभवांतर बराबर सामने वाली युक्ति का विभवांतर, सीधा सा फंडा है। तो यहाँ पे सामने वाली युक्ति तो ये हो गई, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दो। किरचॉफ नियम से इस तार का जो भी विभवांतर होगा वो इसके विभवांतर के तुल्य, और इसके विभवांतर यानी कि R के सिरों पे विभवांतर को मैं VR नाम दे दूं तो VR है वो VAC के बराबर बनेगा। तो VR को आप क्या कहोगे, V बराबर होता है I इंटू R, ओम के नियम से। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R, तो ये बन जाएगा I इंटू R। VAC का मान कितना है, XL1 है। अब कुछ बच्चे यहाँ भी गड़बड़ करते हैं, ये I गुना R है, ये V उसके बेस में पैरों में कैपिटल R है, तो ये तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से VR, और ये क्या है, I इंटू R है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखोगे, V इंटू R नहीं है ये। ओके जी, ये अपने पास पहला केस उत्पन्न हो गया। अब अपने क्या करेंगे, 1 और 2 से डॉट को निकालेंगे और 2 और 3 के बीच में लगा देंगे। लगा दिया तो अब परिपथ कौन सा प्रभावी होगा, इसको आप भूल जाओ, ये अब सर्किट में काम नहीं आएगा। मैंने समझने के लिए इसको एक बार के लिए हटा दिया है, तो ये सर्किट काम आएगा। अब वापिस लेफ्ट राइट मूव करवाओ, जो कि जे को संतुलन की अवस्था प्राप्त करो। सपोज दैट संतुलन की अवस्था C डैश पॉइंट पे आई, जिसके लिए संतुलित लंबाई आपने L2 मान ली, तो भी A से लेके C डैश तक VAC डैश
विभवांतर कितना होगा तार का, x इंटू L2 होगा। ओके, और तार का जो भी विभवांतर होगा वो किसके इक्वल बनेगा, सामने जो भी युक्ति लगी हुई है उसके विभवांतर के इक्वल बनेगा। अब इस परिपथ में सामने जो युक्ति है वो कैपिटल R और स्मॉल r दो प्रतिरोध हैं, तो इन दोनों प्रतिरोधों का कुल विभवांतर, सामने ये दोनों हैं तो इनका कुल विभवांतर होगा वो तार के विभवांतर के तुल्य होगा। तो किरचॉफ का द्वितीयक नियम क्या कहता है, किरचॉफ नियम से, किरचॉफ का लूप नियम हमें अप्लाई करना है। तो विभवांतर किसका, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों प्रतिरोध के सिरों का कितना होगा जी, V AC डैश होगा, क्योंकि AC डैश तार का विभवांतर है, वही तो दोनों का विभवांतर बनने वाला है। तो ये कितना बन जाएगा, R इंटू R। अब R और कैपिटल R दोनों के अंदर से ही आई धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि अब ये दोनों ही सर्किट के अंदर आ गए, ऊपर वाले सर्किट में भी हैं और नीचे वाले सर्किट में भी हैं। तो यहाँ पे विभवांतर I इंटू R कहोगे ना, तो फिर इसके सिरों पे विभवांतर कितना है, I कैपिटल R, इसके सिरों पे कितना होगा, I स्मॉल r। तो यहाँ पे दोनों का कुल विभवांतर कितना बन जाएगा, I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r इज इक्वल VAC डैश, उसका मान कितना बनेगा, x इंटू L2 बन जाएगा। यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, तो R प्लस स्मॉल r इज इक्वल आ जाएगा x L2। ओके जी, समीकरण नंबर आ गई 4। हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, अल्प प्रतिरोध स्मॉल r का मान, ठीक है। ओके जी, अब आप क्या करोगे, समीकरण 4 में और 2 का भाग लगा दो। समीकरण 4 में 2 का भाग देने पर, ओके, तो ये कितना बन जाएगा, I कैपिटल R स्मॉल r बटे में IR इज इक्वल XL2 बटे में XL1। I से I कैंसिल हो गया, बचेगा R प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R इज इक्वल L2 बटे L1। R का भाग दोनों राशियों में लगाओगे तो 1 प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R L2 बटे L1। हमें स्मॉल r ज्ञात करना है, पक्षांतरण कर लो, R बटे स्मॉल r, ये 1 इधर माइनस का आ जाएगा, L2 बटे L1 माइनस का 1। इसको जब आप सोल्व करोगे LCM लघुत्तम आएगा, तो ये वैल्यू बनेगी कितनी, L2 माइनस L1 बटे L1। और यहाँ से फिर स्मॉल r कितना बन जाएगा, L2 माइनस L1 बटे L1 इंटू आ जाएगा कैपिटल R। तो ये बन जाएगा अपने पास समीकरण नंबर 5, आंतरिक प्रतिरोध का मान। किसका मान आ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना तैयार हो जाएगा, L2 माइनस L1 बटे L1 इंटू आ जाएगा कैपिटल R। यहाँ पे L2 और L1 क्रम से संतुलित लंबाइयाँ हैं, जबकि R है वो यहाँ पे जो भी हमने प्रतिरोध लगाया था, जो ज्ञात प्रतिरोध होना चाहिए, उसका मान है वो कैपिटल R है। तो कुल मिलाकर के इस विधि से आप अल्प प्रतिरोध की गणना कर सकते हो। और जो सबसे बड़ा विरोधाभास मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई अल्प प्रतिरोध पूछे और आंतरिक प्रतिरोध पूछे तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना कि जब भी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाएगा तो उस प्राथमिक सेल के साथ में कुछ प्रतिरोध वगैरह भी लगे होंगे, और अल्प प्रतिरोध की बात होगी तो एक दीर्घ प्रतिरोध होगा जो कि कैपिटल R है, और एक अल्प प्रतिरोध होगा जो कि स्मॉल r है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके और आप अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करोगे। और एक इम्पोर्टेंट बात कि, और यहाँ पे ये सर्किट में लगा था पहला टर्मिनल, ठीक है जी। जब भी किसी भी परिपथ में द्विमार्गी कुंजी काम में आएगी, इसका मतलब सीधा सा ये हो जाएगा कि हमें विभव मापी के लिए 2 बार संतुलित लंबाइयाँ प्राप्त करनी है। बारी बारी से संतुलित लंबाइयाँ प्राप्त करोगे, 2 समीकरण प्राप्त करोगे, उस 2 समीकरणों का आपस में करेक्शन करोगे तो आपके लिए फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट बात ये है कि जब भी आप परिपथ में द्विमार्गी कुंजी काम में ले लोगे, आपको 2 बार संतुलित लंबाइयाँ बारी बारी से ज्ञात करनी होंगी। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, अल्प प्रतिरोध की गणना। कल लौटेंगे नए अनुप्रयोग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।